हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discuss about the universal law of gravitation. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। उसमें हमने बात की थी कि अगर कोई दो मासिव ऑब्जेक्ट को किसी r जितने डिस्टेंस से सेपरेट किए जाए तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जब हम दो मासिव ऑब्जेक्ट को r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मास ऑफ बोथ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ से निकल के हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था, फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। द G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पे कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू क्या थी 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। एंड हमने ऐसे भी बात की थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगने के लिए दो मासिव ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। दैट मीन्स मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। एक बात बच्चों यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे, ये जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स सिर्फ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। दैट मीन्स तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो बात की थी वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 8 के वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपने तो ऐसी बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे भी लगता है। एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो अब आपने ऐसा कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। तो ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, हम अभी कहाँ पे खड़े हैं? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम किसी प्लैनेट को किसी स्टार को या तो सन को ऑब्जर्व करते हैं या तो मून को ऑब्जर्व करते हैं, सो सन से अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ से स्टार का डिस्टेंस और दूसरे प्लैनेट्स का डिस्टेंस इतना फार अवे है, इतना ज़्यादा है कि यहाँ से ऑब्जर्व करने पे सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमें पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ही दिखते हैं। दैट मीन्स इन कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज वेरी मच लार्ज देन द ऑब्जेक्ट्स बिहेव्स एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन की कंपेयर में दो बॉडी या तो दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर इतना लार्ज है तो इन कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज द डायमेंशन ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल। ओके, तो ऐसे बच्चों, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी बॉडी को हम पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और पॉइंट लाइक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में भी निकाला था कि एक मासिव ऑब्जेक्ट दूसरी मासिव ऑब्जेक्ट पे r डिस्टेंस पे रह के जितना मैग्नीट्यूड का अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है उतने ही मैग्नीट्यूड का अट्रैक्टिव फोर्स सेकंड वाला ऑब्जेक्ट r जितने डिस्टेंस पे रह के फर्स्ट वाले पे लगाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर रिमेन सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। ओके, सो the universal law of gravitation between two massive objects obey the Newton's third law of motion. Every action has equal and opposite reaction. तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक फिलहाल 2021 की आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें से ये टॉपिक 30% सिलेबस जो कट हुआ है उसमें निकाल दिया गया है। बट बच्चों, ये जो टॉपिक है वो नीट लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको तो नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो केप्लर्स लॉ ऑफ
प्लैनेटरी मोशन। अब बच्चों कैप्लस कौन थे? तो कैप्लस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने निकोलस कॉपरनिकस एंड ये जो दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम टाइको ब्राहे, उस दोनों के ऑब्जर्वेशन के बेस उसने प्लैनेट की जो प्लैनेटरी मोशन है उस प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग उसने हमें 3 लॉज दिए, और सभी लॉज को हम क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलेंगे। तो केपलर साहब ने हमें लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कौन से लॉ दिए और कैसे लॉ दिए, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सभी बातें करेंगे यहाँ पे। चलो, तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमने देखा था कि आर्यभट्ट, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन एस्ट्रोनॉमर, ओके, आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि सभी ऑब्जेक्ट्स, सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सभी प्लैनेट्स, सन, व्हाटएवर, सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं जिसके सेंटर में, एक ऐसी ऑर्बिट में मोशन करते हैं, एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं जिसके सेंटर में कौन होगा? सन होगा। डेट मीन्स आर्यभट्ट ने एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट जो पोलैंड के हैं, जो कि वो सेंट है, तो पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस ने वही आइडिया बेस एडवांस द आइडिया that not only the earth but all the planets move around the sun। कॉपरनिकस ने क्या कहा कि सन के अराउंड सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में, नॉट यूनिवर्स, सोलर सिस्टम में जो सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अराउंड सन प्लैनेटरी मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं। ऐसा किसने कहा? हमें पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस ने कहा। नाउ अब एक नए साइंटिस्ट जिसने क्या किया, जो टाइको ब्राहे थे, और टाइको ब्राहे ने क्या कहा था कि हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस पाथ पे मोशन कर रहा है, वो सभी जो ऑब्जर्वेशन है वो हम ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, विथ अवर नेकेड आई, अपनी नेकेड आई से कुछ टाइम तक हम उसको क्या करें, ऑब्जर्व करें, और हमें जो ऑब्जर्वेशन मिले तो उसमें से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये जो प्लैनेट्स है और कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है उसकी मोशन की जो जिस पाथ पे मोशन करता है उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी। ओके, सो केपलर साहब ने क्या किया? केपलर रिड्यूस the large number of observations of the planetary motion made by Tycho Brahe to three laws known as Kepler's law of planetary motion। टाइको ब्राहे ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए विथ हिज नेकेड आई और उसने उस पे से कुछ कंक्लूजन निकाला। तो केपलर साहब ने क्या किया? केपलर ने उन सभी ऑब्जर्वेशंस को, उन सभी एक्सपेरिमेंट में से जो भी कोई कंक्लूजन मिला था उस कंक्लूजन को रिड्यूस करके 3 लॉ दे दिए हमें। उस तीनों लॉ को हम क्या बोलेंगे? केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। चलो फर्स्ट लॉ देखते हैं। केपलर साहब ने हमें जो किसी भी प्लैनेट की प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग जो कुछ लॉ दिए उसमें से पहला लॉ हम देखते हैं, केपलर फर्स्ट लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। बच्चों ये बात ध्यान से सुनना, केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग जो फर्स्ट लॉ है उस फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। चलो लॉ ऑफ ऑर्बिट हमें क्या कहता है? ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। सभी प्लैनेट्स एक ऐसे ऑर्बिटली पाथ पे, ऑर्बिटली ट्रैजेक्टरी पे, दैट मीन्स इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मोशन करेंगे जिसके कोई एक फोकाई पे कौन होगा? सन सिचुएटेड होगा एट रेस्ट। तो बच्चों यहां पे देखो, मान लो यहां पे एक प्लेनेट है, वो प्लेनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है। दिस इज अ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्लेनेट।
ऐसे मोशन में है प्लेनेट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इन आवर केस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मोशन में है। अब बच्चों देखो, अगर हम ये जो इलिप्स बना उस इलिप्स के सेंटर में से पास करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन इस इलिप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, एंड हम सेंटर में से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इलिप्स। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जिस इलिप्स का एक ऐसा पार्ट हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिड पॉइंट पे ऑन आइदर साइड ऑफ द, अब ये कौन सी लाइन हो गई जिसने दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। चलो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, सो ये मेजर एक्सिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो O से A तक का डिस्टेंस एंड O से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, और वी कैन से P का नाम क्या है, पेरीहेलियन, और A का नाम है एपीहेलियन, बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है, पेरीहेलियन तक का जो डिस्टेंस है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। चलो, all the planets move in an elliptical orbit with sun situated at one of its foci। अब इसका फोकाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो सन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी में कोई प्लैनेट्स मूव करेगा तो जो सन सेंटर में होगा तो किसी भी एक फोकाई पे होगा, या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। मान लो बच्चों सन यहाँ पे है, तो सन के अराउंड, सन सेंटर में नहीं है, इलिप्स के सेंटर में नहीं है, बट कोई भी एक फोकाई पे है, तो उसके अराउंड जो प्लैनेट्स है वो क्या करेगा, ऑर्बिटल मोशन करेगा। अब देखो यहाँ पे S and S' आर फोकाई ऑफ एन इलिप्स एंड सन इज आइदर ऑफ देम। यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P to A is known as major axis and the half of major axis is known as semi major axis which is denoted by small a। बच्चों हमें ये एक्चुअली याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, केप्लर फर्स्ट लॉ ऑफ planetary motion is known as law of orbit, and law of orbit is defined as all the planets move in an elliptical orbit which with the sun situated at one of its foci। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। अब ये जो बच्चों सेकंड लॉ है वो मोस्ट आईएमपी लॉ है, ये आपको प्रूफ में आ सकता है, बट यहाँ पे हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है 30% सिलेबस में, सो यहाँ पे आने नहीं वाला, लेकिन थोड़ा समझ लो। ओके, क्या कहना चाहता है। ओके, केप्लर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। बच्चों यहाँ पे फोकस करना, लॉ ऑफ एरिया। यहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हुज with sun who's at rest at, or we can say situated at one of its foci। Now the Kepler's second law of planetary motion which is known as law of area। बच्चों यहाँ पे देखो, the position vector of planet from the sun, sun यहाँ पे है, मान लो कोई planet यहाँ पे है, तो from with respect to position of sun, planet की जो पोजीशन होगी उससे जोड़ती हुई एक लाइन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट P with respect to situation of with respect to sun। So the position vector of planet from the sun which is known as the line joining the planet to the sun, प्लैनेट से सन को जोड़ती हुई एक लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लैनेट का
पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सन, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, ये कोई ऑर्बिट है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिस पे ये प्लैनेट मूव कर रहा है, मोशन में है। सन उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी भी एक फोकाई पे सिचुएटेड है। अब देखो प्लैनेट यहां से मोशन करना स्टार्ट करता है विथ वेलोसिटी वी, विथ लीनियर वेलोसिटी वी, यहां से स्टार्ट करता है। वो डेल्टा टी जितने स्मॉल टाइम इंटरवल में यहां से मोशन करता करता यहां पे पहुंच जाता है, पी डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम पी पॉइंट को एस से ज्वाइन करें तो हमें यहां पे प्लैनेट पी का विथ रिस्पेक्ट टू सन एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। सेम एज अगर हम सेकंड पोजीशन दैट मीन्स आफ्टर डेल्टा टी टाइम अगर हम प्लैनेट को ऑब्जर्व करें तो प्लैनेट डेल्टा टी जितने स्मॉल टाइम इंटरवल में v जितनी वेलोसिटी से मोशन करता करता कहां से p से p डैश पर पहुंच गया होगा। तो अगर हम p डैश वाली पोजीशन को सन से ज्वाइन करें तो यहां से p डैश की पोजीशन वेक्टर r से हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखो दोनों लाइन के बीच में, दोनों लाइन को अगर हम प्लैनेट के दोनों पोजीशन को हम एट सन लाइन ज्वाइन करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ एरिया स्वैप होता है। तो उस एरिया का हमें क्या, उस जो एरिया हमें है वो एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो बच्चों ऐसा कहा गया, ऑब्जर्वेशन से ऐसा पता चला कि जब प्लैनेट सन से फार अवे होगा तो तब प्लैनेट की जो मोशन है, प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम होगी। ध्यान से सुनना, when planet is far away from the sun then the velocity of planet is less in compared to the velocity of planet when it's near to sun। जब प्लैनेट सन से फार अवे होगा तब उसकी वेलोसिटी कम होगी, बट जैसे जैसे इलिप्टिकल पार्ट पे मोशन करता करता जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स सन से क्लोज आ जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब प्लैनेट सन से फार अवे था तो उसने डेल्टा टी जितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, P से P डैश तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। बिकॉज क्यों इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, बिकॉज जब वो सन से फार अवे है तब उसकी वेलोसिटी भी कम है, ओके उसकी वेलोसिटी भी लेस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको ज़्यादा टाइम लगा। दैट मीन्स डेल्टा टी टाइम इंटरवल में v जितनी वेलोसिटी से वो सिर्फ P से P डैश तक ही पहुँच सका। सो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। चलो अब देखो यहाँ से मोशन करता करता वो यहाँ पे आ गया। अब जब प्लैनेट मोशन करता करता सन के नियर पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो सेम टाइम इंटरवल डेल्टा टी जितना टाइम जिस टाइम इंटरवल में हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया उतने ही टाइम इंटरवल में ये जो प्लैनेट है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बिकॉज जब वो सन के नियर आएगा, सन के क्लोज आएगा, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम दोनों पोजीशन को, प्लैनेट की दोनों पोजीशन को अगर हम सन से ज्वाइन कर दें और दोनों के बीच में जो एरिया कवर होता है उस एरिया की मैग्नीट्यूड निकालें तो उस एरिया का मैग्नीट्यूड इस वाले एरिया के मैग्नीट्यूड से सेम होगा। सो दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। फिर से एक बार, जब प्लैनेट सन से फार अवे होगा तब उसकी वेलोसिटी कम होगी इन कंपेयर टू जब प्लैनेट सन से नियर होगा, सन से क्लोज होगा। अब देखो अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी की बात करें तो स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँच जाएगा विथ वेलोसिटी v, वो P से P डैश तक क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। बट जब वो घूमता जब वो ट्रैवल करता मोशन करता कहाँ पे आएगा,
सन के क्लोज आ जाएगा। जब प्लैनेट सन से क्लोज जाता है तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे सन की वेलोसिटी यहाँ पे प्लैनेट की वेलोसिटी यहाँ पे जितनी है उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। सो वो डेल्टा टी जितने टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर हम डेल्टा टी टाइम इंटरवल में प्लैनेट सन से क्लोज रह के जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस दोनों की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को सन से ज्वाइन कर दे तो उन दोनों ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच में एक एरिया स्वीप होगा। वो वाला एरिया एंड यहाँ पे जो एरिया होगा वो दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड बच्चों कैसा होगा, सेम होगा। ओके, सो दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। चलो देखो यहाँ पे this shaded region, shaded area is the area delta A swept out in small time interval delta t। small time interval delta t में जो एरिया कवर हुआ है, स्वैप हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला एरिया भी डेल्टा टी टाइम में है, ये वाला एरिया भी डेल्टा टी टाइम में है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट कितना है, यहाँ पे व्हेन जब सन से प्लैनेट फार अवे होगा तब वेलोसिटी कम होगी, बट जब वो मोशन करता करता सन से के नियर, सन से क्लोज आ जाएगा तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, बट यहाँ पे एरिया तो सेम अमाउंट ऑफ एरिया स्वैप्ट होगा। चलो, प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन इट मूव अवे फ्रॉम द सन एंड मूव फास्टर व्हेन इट मूव क्लोजर टू सन। जैसे हमने बात की, लॉ ऑफ एरिया कैन बी अंडरस्टूड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज वैलिड फॉर सेंट्रल फोर्सेस। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। जब प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिटल पाथ, इलिप्टिकल पाथ पे क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, तब होता क्या है, ये जो सन है वो इस प्लैनेट को क्या करता है, पुल करता है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो इस प्लैनेट पे, ये प्लैनेट है वो तो v जितनी वेलोसिटी से लीनियर मोशन करना चाहता है, बस सन क्या करता है, सन उसको पुल कर लेता है। सो प्लैनेट की जो पाथ है वो कैसा बनेगा, ऑर्बिटल पाथ बनेगा। तो देखो यहाँ पे सन ने क्या किया, सन ने प्लैनेट को पुल कर लिया। तो अब ये जो प्लैनेट है उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन क्या किया, फोर्स लगा। तो ऐसे फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। प्लैनेट पे सर्कुलर मोशन, ऑर्बिटल मोशन करने के लिए जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया, सन एंड प्लैनेट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया। तो इस प्लैनेट को सन ने क्या किया, पुल किया, और इसलिए ये जो प्लैनेट है वो ऑर्बिटल मोशन करने लगता है। प्लैनेट पे फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम प्लैनेट टू सन। चलो, एंड प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर कहां पे होगा, सन से पी तक, दैट मीन फ्रॉम सन टू प्लैनेट। सन से प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन। चलो, अब इस वाले एरिया को हम डेल्टा ए कंसिडर करते हैं, बिकॉज जितने टाइम इंटरवल में ये एरिया स्वैप्ट हुआ उस टाइम इंटरवल को हमने डेल्टा टी कंसिडर किया। तो डेल्टा टी जितने स्मॉल टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वैप्ट हुआ होगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ए बोलेंगे। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनना। टॉर्क ऑन एनी प्लैनेट टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना। अब बच्चों टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है ट्विस्टिंग फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। मान लो बच्चों यहाँ पे इस मार्कर को मैंने पाइवेट की है, दैट मीन्स फिक्स की है, ये वाला एंड फिक्स किया है। अगर मैं इस वाले एंड को यहाँ ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये क्या करेगी, ऐसे घूमेगी। दैट मीन्स मैंने इस मार्कर पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, बट वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया, इस मार्कर को अगर ये मार्कर लीनियर मोशन करती तो मैंने इस पे क्या लगाया होता, फोर्स लगाया,
बट विद द हेल्प ऑफ फोर्स इस मार्कर ने क्या किया, रोटेशनल मोशन किया, वो ट्विस्ट हो गई, वो घूम गई, तो घुमाने वाले फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। एंड टॉर्क इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, we can say the force and the perpendicular distance where the force is acting. So force F and force जहां से लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, सन एट सेंटर पे किसको कंसिडर करते हैं, सन को, और उसके अराउंड कौन मोशन करता है, प्लैनेट, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगी, आर जितनी होगी, सो आर क्रॉस एफ। अब बच्चों देखो, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। सो दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलने वाली जो नई क्वांटिटी है वो भी कैसी होगी, वो भी बच्चों कैसी होगी, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बच्चों आपने चैप्टर नंबर 4 में सिखा ही है, अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है, और वो जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, या तो हम या तो हम स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, आर क्रॉस एफ से बनने वाला जो प्लेन है, फिर से एक बार, आर क्रॉस एफ से बनने वाला जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर टाउ की डायरेक्शन होगी। आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, एफ कहाँ पे है भाई, एफ भी यहाँ पे है, तो इस पे तो कुछ टॉर्क ही नहीं लग रहा। क्यों टॉर्क नहीं लग रहा, बिकॉज इफ वी रिमूव द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर then that means the magnitude of torque is given by RF sin थीटा। अगर हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो हम लिख सकते हैं sin थीटा। सो ताब इज इक्वल टू RF sin थीटा। अब देखो R कहाँ पे है, सन टू प्लैनेट, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, प्लैनेट टू सन, तो दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री। सो साइन 180 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 180 इज इक्वल टू 0। सो इस पे यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा। अगर टॉर्क लगता तो वो घुमाता। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सन, सन के सेंटर में से लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। सो यहाँ से टॉर्क कैसा होगा, प्लैनेट पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा बच्चों, 0 होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हमने 4 लॉ देखे थे। उसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड फोर्थ वन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ गिवन बॉडी रिमेन कंजर्व्ड। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा। Same as if we talk about the law of conservation of angular momentum, then if the net torque acting on a body is 0, then the angular momentum of that particular body always remain conserved or constant. अगर किसी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क ही 0 है, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तब उस पे लगने वाला टॉर्क ही 0 है, उस पे कुछ टॉर्क ही नहीं लग रहा है, तो टॉर्क ही नहीं लग रहा है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम भी कैसी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों 0 होगी। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगी। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम कैसी है, नॉट 0, कैसी होगी, कंजर्व होगी। एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रही तो उस पर कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा। सो एरिया स्वेप्ट आउट बाय एनी प्लैनेट्स ऑफ मास m इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t इज द एरिया ऑफ। अभी इसके यहाँ पे जो एरिया स्वैप्ट होगा उसको हम फाइंड करते हैं। सो ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एस पी पी डैश। इस एस पी पी डैश ट्राइंगल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस पी पी डैश इज इक्वल टू, अब
यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। सो 1/2 एज इट इज बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। अब बच्चों इस वाले ट्राइंगल में बेस कौन सा होगा, एस से पी तक का जो डिस्टेंस है वो बेस होगा, एंड पी से पी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ से 1/2 एज इट इज बेस होगा एस से पी तक का डिस्टेंस, सो एस पी, एंड परपेंडिकुलर होगा पी से पी डैश तक का डिस्टेंस। सो 1/2 एस से पी तक का जो डिस्टेंस है वो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू सन। सो उसको हमने आर से डिनोट किया, मल्टीप्लाई बाई, अब देखो यहाँ से P से P डैश तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो V इज इक्वल टू P डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जो होगा क्या, अगर हम अगर हम P से P डैश तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं पता चला, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पी डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इज द वेलोसिटी। सो अगर हम यहाँ से पी डैश निकालें, सो पी डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। सो यहाँ से हम परपेंडिकुलर की जगह पे पी डैश की जगह पे वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ से प्लैनेट तो कैसा है, मोशन में है, सो यहाँ पे जो बनने वाली जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होती जाएगी, पोजीशन वेक्टर चेंज होती जाएगी, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद दोनों के पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एरिया स्वैप्ट होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। सो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल हाफ ऑफ, इसको हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं। सो आर क्रॉस वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएंगे। सो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वी एज इट इज। अब बच्चों देखो मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम पी इज इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास। फिर से एक बार, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वेलोसिटी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वेलोसिटी होगी मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम p डिवाइडेड बाय मास। अब बच्चों हम m को आउटसाइड ले लेंगे। सो डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m r क्रॉस p। सो डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई 2m r क्रॉस p। अब बच्चों r क्रॉस p होता है लीनियर, देखो जैसे r क्रॉस f होता है टॉर्क, वैसे ही आप चैप्टर नंबर 7 में सीखोगे आप रोटेशनल मोशन में, जैसे r क्रॉस f होता है टॉर्क, वैसे ही बच्चों r क्रॉस v होता है, r क्रॉस p होता है, r क्रॉस v होता है v इज इक्वल r ओमेगा। ओके, सो यहाँ से r क्रॉस p होगा एंगुलर मोमेंटम L। सो डेल्टा a बाई डेल्टा t इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L डिवाइडेड बाई 2m, where m is the mass of planet revolving around the sun। अब मास कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज मोमेंटम भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड r इज कांस्टेंट, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, अगर यहाँ से प्लेनेट यहाँ पे आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर कम हो जाएगी बट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे है सन से अवे है प्लेनेट, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है r डिस्टेंस, बट वहाँ पे वेलोसिटी कम है। जैसे जैसे प्लेनेट घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो सन से क्लोज आ जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान से, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये वाला डिस्टेंस r भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट द प्रोडक्ट ऑफ r एंड p always remain constant, that is angular momentum। so delta a by delta t is equal to L by 2m। so same time interval में दोनों जगह पे जब फार अवे होगा प्लेनेट तब, जब क्लोज टू सन होगा तब जो एरिया
स्वैप होगा सेम टाइम इंटरवल में, वो बच्चों कैसा होगा, सेम एरिया होगा। ओके, दिस इज अ Kepler's second law of motion, second law of planetary motion, which is known as law of area. अब बच्चों हम प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग थर्ड लॉ लिखेंगे। चलो इसको मिटा दे, फर्स्ट लॉ को हम यहां से निकाल देते हैं। चलो निकालते नहीं है, हमने जो इंफॉर्मेशन लिखी थी वहां पे ही लिख लेते हैं। चलो थर्ड लॉ का कहाँ पे गई रेड मार्कर, चलो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड की बात हो रही है। ओके, सो फर्स्ट वाला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड वाला है लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड वाला है लॉ ऑफ पीरियड। न्यूटन्स थर्ड, सॉरी नॉट न्यूटन्स, केपलर्स थर्ड लॉ। अब बच्चों देखो केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, और वी कैन से पीरियोडिक टाइम लिखते हैं, द स्क्वायर ऑफ periodic time of planet is directly proportional to, फिर से एक बार, द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली proportional to cube of semi major axis of elliptical orbit swept by orbit make by planet around the sun। थर्ड लॉ हमें बच्चों क्या कहता है, अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करता है तो उस ऑर्बिटल मोशन का एक रिवॉल्यूशन का जो पीरियोडिक टाइम है उसका स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के जो बनने वाला जो इलिप्टिकल पाथ है उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब जितना को प्रपोजनल में होगा। सो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, टी, उसका स्क्वायर इज प्रपोजनल टू सेमी मेजर एक्सिस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सो ये हो गया केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। फिर से एक बार, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन revolution is directly proportional to the cube of semi major axis of elliptical orbit made by planet around the sun। So square of time period is directly proportional to cube of semi major axis। बच्चों इसको हम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू क्यू, where q is known as quotient। ओके, दैट मीन्स ये जो q है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी बच्चों, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज जब हम इस यहाँ से सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू एक क्यूब आ जाएगा, क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी स्क्वायर बाई ए क्यूब हो जाएगा, फिर क्यू इज नोन एज कोसेंट।
ओके और क्यू एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा फॉर द प्लैनेटरी मोशन ऑफ ऑर्बिट। हाँ, डिफरेंट प्लैनेट्स की जो प्लैनेटरी मोशन है उसके लिए जो क्वेश्चन का वैल्यू है वो डिफरेंट आएगा, बट एक प्लैनेट के लिए जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो सभी पॉइंट्स पे कैसी रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू वॉट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।